नासिर हुसैन, आप सबका एनएच एकेडमी में वेलकम करता हूं। ये हमारा जो फिजिक्स का डिस्कशन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का, ये बीपीएससी के लिए जो पिछले लगभग 20 सालों में कितने सारे सवाल साइंस से, स्पेशली हम लोग फिजिक्स से पूछा गया है, ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके क्रम में इससे पहले मैंने 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया था। वहां पर लगभग मैंने पहला वीडियोस में हमने 15 क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन किया था। सेकेंड वीडियो में हमने 18 क्वेश्चंस को 18 क्वेश्चंस को हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल को देख लेते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा गया द इलेक्ट्रोलाइट इन अ ड्राई सेल, है ना, नॉर्मल ड्राई है, यहाँ पे नॉर्मल लिख देगा, नॉर्मल ड्राई सेल। जो हमारे पास जो बैटरियां जो होती हैं, ड्राई सेल जो हमारे पास होती हैं, आखिर उसमें क्या यूज होता है, याद रखिएगा। द इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट उसमें से कौन सा है? क्या जिंक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर अमोनियम एसिड, या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि नॉर्मल ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा क्या होता है? अमोनियम एसिड होता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है। और याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आपसे क्या सवाल पूछा जाता है? किंग ऑफ केमिकल, केमिस्ट्री का पार्ट है, कोई बात याद रखिएगा, किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को भी पूछा जा सकता है आपका। और साथ में अमोनियम, किसका? अमोनियम एसिड का यूज किया जाता है किसमें? कोई भी ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। आ रही याद समझ में? दूसरी बात है कि हम मैंगनीज डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, जो ड्राई सेल में 2 रॉड्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड वाला जो हमेशा वो नेगेटिव होता है, कैथोड वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। जो कैथोड में जो रॉड जो यूज किया जाता है कैथोड में, याद रखिएगा, पॉजिटिव वाला, उसमें जो रॉड का जो यूज किया जाता है वो हमेशा मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है वो? मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज होता है, याद रखिएगा। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड किसके लिए? कैथोड के फॉर्म में यूज होता है, याद रखिएगा, कैथोड फॉर्म में। कैथोड, एनोड और कैथोड होता है ना बैटरी सेल में, याद रखिएगा। यह हालांकि ऐसे बनना चाहिए, ये बैटरी का एक नेगेटिव और पॉजिटिव जो पोल टाइप का होता है ना, जो कैथोड में कौन सा? मैंगनीज डाइऑक्साइड का पूछा जा सकता है। जबकि यहाँ जब पूछा गया है तो वहां पे आसानी से पूछा जा सकता है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 by 1 आपको इसको नोट करना है। डायनमो, ये डायनमो क्या है ना, ये पूछा गया है कि ऑप्शन ए कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या काइनेटिक एनर्जी में बदला जा सकता है? क्या डायनामो का ये काम है? बी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या ये डायनामो का एग्जांपल है? मतलब डायनामो क्या करता है? सी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डी जनरेट्स मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखिएगा, डायनामो हो या फिर टरबाइन हो, वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा किस में ट्रांसफर करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा, इसका कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन करता है? डायनेमो के साथ साथ क्वेश्चन में तो ये था, लेकिन आप डायनेमो के साथ साथ सोल्यूशन में ये भी लिख लीजिए, टरबाइन भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सवाल अगर आप पूछा जा सकता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। डायनेमो हो या फिर टरबाइन हो, वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन इलेक्ट्रिक मोटर, लो जिसका उल्टा हो गया है ना, कहता है कि देखिए टरबाइन हो, डायनेमो हो या फिर चलिए कोई बात नहीं, यहां तो रहने दीजिए, इसको देख लेते पहले। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? ऑप्शन ए हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हीट को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या हीट में चेंज करते हैं? सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डी मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन 1। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स है तो इसमें इलेक्ट्रिक तो होंगी ही,
है ना। तो आखिर किस में चेंज करेगा? तो दो ही चीज हो सकता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किसमें इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में तो भैया इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही है, किसमें चेंज कर देगा। सो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो रहेगा आपका सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ये जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? डायनेमो या फिर टरबाइन हमारा तभी चलता है जब हम उसको करंट पास वगैरह कराते हैं ना। तो क्या होता है इसमें, याद रखिएगा कि मोटर, जैसे कि हम लोग जो मोटर चलाते हैं उसमें इलेक्ट्रिक हम डालते हैं तभी हमें मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है। सो इसका ऑप्शन इज द सी, क्योंकि हम लोग किसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। कहता है हमारे पास जो नहीं यहाँ पे कैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का ऑप्शन में दिया हुआ, कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, बी आमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर, डी नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए। जो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट, पहले ऑप्शन में तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से जो हम लोग मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हमेशा किसका वोल्टेज को मेजर करते हैं। और हम लोग जो आमीटर है ना, आमीटर से किसको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। सो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका सही आंसर। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, आमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, तो फिर वोल्टामीटर से हम फिर किसको मेजर करते हैं। सो वोल्ट और वोल्टा सिर्फ है ना, एक ही फर्क है, वोल्टा मीटर। वोल्टा मीटर से हम लोग किसको, चार्ज को, किसी भी चीज जैसे बैटरी में हो, हम जो मोबाइल का सेल हो, या फिर जो हम लोग इसमें बैटरी जो होती है, गाड़ी की बैटरी हो, ट्रैक्टर की हो, बस की है, आपका फोन को हो, किसी में भी जब हमें चार्ज पता करना हो, चार्ज किसको, चार्ज में पता करना हो कि उसमें चार्ज कितना ज्यादा है नहीं है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वोल्टामीटर का हमें यूज करना पड़ेगा। सो हम लोग वोल्टामीटर का जो यूज करते हैं वो किसको, चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। आरी बस में दूसरा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, सेल में ये होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख ही देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ को मेजर करने के लिए किसका, पोटेंशियोमीटर से, ये पोटेंशियोमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम लोग ईएमएफ, किसी भी सेल में ईएमएफ हम लोग फाइंड आउट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो इलेक्ट्रिक करंट को किस आमीटर से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट हैज 7 कलर्स, है ना, 7 कलर्स है। कलर्स सेपरेशन व्हाट वे, कहता है जब व्हाइट लाइट या फिर प्रिज्म में हमें क्या निकलती है, लाइट निकलती, व्हाइट लाइट, जिसको फटाफट आप नोट डाउन कर लें फटाफट हो गया, कर दूं, ओके जी, कर देगा मैंने। चलिए जी, यहां पर दिया गया कि लाइट है, लाइट का मतलब होता है व्हाइट लाइट। यूं होता है कि जब एक प्रिज्म होता है ऐसा, है ना, जैसे कि ये क्या है, सूरज है, सूरज की रोशनी बहुत सारी व्हाइट रेज जब इसमें पड़ जाती है, तो यूं समझ लीजिए इसको, यहां पे पड़ती है व्हाइट लाइट, हालांकि फिगरता चीज नहीं बनी है, यूं समझिए आप, सूरज की रोशनी जब इस प्रिज्म में पड़ेगी, जब व्हाइट लाइट जब इसमें पड़ेगी, तो यहां से कितने 7 अलग अलग कलर इसी लाइट से हमें क्या देखने को मिलता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। 7 अलग अलग कलर में होता है। तो इसको हम लोग उस व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर में तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर तरीका क्या है। तो उसका आसान तरीका ये है, जो मैंने जो बनाया, तो हालांकि अच्छा से तो बना नहीं है, लेकिन इसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एक प्रिज्म में होता है जब सूरज की रोशनी, समझ लो कि प्रिज्म है इसको, है ना, एक सूरज की रोशनी जब सिंगल रे में आएगी, इस पे टकराएगी, इसमें से अलग अलग टकराने के बाद जब प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करेगी तो वो 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमें 7 अलग अलग कलर हमें दिखाई देगा। तो जो ऑप्शन में आते हैं, कलर्स कैन बी सेपरेट विद अ प्रिज्म, क्या हम लोग कलर को अलग अलग कर सकते हैं प्रिज्म के द्वारा, एक ही लाइट आएगी, एक कलर की व्हाइट लाइट, फिर यहां 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगी। कलर्स कैन बी सेपरेट विद अ फिल्टर, क्या हम लोग कलर्स को, जो रोशनी है, जो लाइट जो आती है उसको अलग करेंगे कलर्स को, क्या एक फिल्टर के द्वारा। सी, कलर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्लांट्स, क्या हम लोग पेड़ों की मदद से कलर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ऑप्शन डी, कलर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्या जो कलर्स है वो कभी भी अलग नहीं कर सकते, व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज द ए, बिकॉज यहाँ पे प्रिज्म के जरिए से ही हम इन 7 कलर को हम अलग अलग में डिवाइड करता है वो प्रिज्म के। पहले सिंगल लाइट आई, प्रिज्म में टकराई, तब फिर 7 अलग अलग डिफरेंट कलर्स में हमें देखने को मिलता है। सो ऑप्शन क्या, प्रिज्म होगा, इस बात को याद रखेगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ अ spectacles is plus 2 diopters then its focal length will be। देखिए ये किसका है, आपका मिरर जो है आपका, उसका है लेंस का ये पार्ट है। याद रखिएगा आपसे पूछा क्या कि आपके पास गिवन में क्या है, गिवन में, हाँ पहले ये देखिए, जो कि हम चश्मा पहनते हैं ना, जो लेंस हम पहनते हैं, जो चश्मा हम जो लगाते हैं उसमें लेंस लगा होता है, लेंस का एक यूनिट होती है, तभी हम पता लगाते हैं कि इसका पावर कितना है। जैसे मैं भी एक चश्मा यूज करता हूं, उसका 0.5 डायोप्टर है, प्लस वाला है 0.5 डायोप्टर है, तो कई लोग जितने ज्यादा, जिसकी आंख कमजोर होती है, जो कि दूर तक देख नहीं पाता, वो उतना ज्यादा डायोप्टर का यूज करता है। सिंपली बात यह है कि जो भी हम लेंस यूज करते हैं, है ना, एक नेगेटिव वाला होता है पावर, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक कन्वर्जन लेंस होता है कि नहीं, वो सब अलग अलग चीजें ही याद रखिएगा। इसमें बोला गया है कि हमें यह डायोप्टर दिया हुआ है, लेंस का जो यूनिट होता है, याद रखिएगा, लेंस का यूनिट लिख लीजिए, पूछ भी सकता है आपसे, लेंस का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर एक ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लेंस का क्या होता है, हम मेजर करते हैं, जो कि लेंस का यूनिट डायोप्टर होता है। यहां पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन की 2 डायोप्टर हमारे पास, डी जो है ना हमारे पास कितना है, प्लस को 2 है, याद रखिएगा, साइन के साथ रखना है आपको, 2 है। आपसे फोकल लेंथ पूछा गया है कि फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी क्या होता है, वो हमेशा 1/क्या होता है, 2 होता है, 1/2 नहीं होता है, बल्कि यूं लिखिए 1 में डी होता है, 1 फोकल बराबर क्या होता है, 1 में डी होता है। यहां पर एफ बराबर में लिखना है, हमें फोकल लेंथ ही पूछा गया है। फोकल लेंथ क्या होगा भैया, फोकल लेंथ होगा, डायोप्टर हमारे पास प्लस में 2 है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर भी आ सकता है। हाँ याद, और एक बात याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर हम कंसीडर करते हैं। अगर हम डायोप्टर के, याद रखें जब भी ऐसा सवाल आएगा 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर, आरी बात समझ में, क्योंकि आपका जो है ना मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 डायोप्टर 1D बराबर 1 मीटर करना है। जब हमारे पास जो यहाँ पर D है 2 होगा, मीटर में होगा, जब हम इसे काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा, या फिर ये मीटर में आ चुका है, कितने होगा, 0.5 मीटर तो होगा ही, जब हम इसे काट देंगे इसको भी लिख सकते हैं। और हम लोग 0.5 को हम लोग किसमें, अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जब हमें 100 से मल्टीपल करेंगे, जब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, मीटर से हमें सेंटीमीटर की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें 100 से मल्टीपल करना पड़ता है। जब हम लोग इस 0.5 को अगर 100 से मल्टीपल करेंगे तो 50 में आ जाएगा, वो रहेगा सेंटीमीटर। याद रखना, हमें क्या याद रखने वाली बात है, पहली बात लेंस का यूनिट डायोप्टर होता है, 1 नंबर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि हम लोग जब हमारे पास यहाँ पर डायोप्टर +2 में है, चश्मा प्लस वाला लगेगा, यहाँ पर फोकल लेंथ हमसे पूछा गया है, फोकल लेंथ बराबर होता है 1/D। अगर आपसे D पूछा गया, कहीं उल्टा ना हो जाए, पहले उसको मैं कंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। F बराबर फोकल लेंथ 1/2 है ना, क्योंकि डायोप्टर कितना हमारा 2 है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। ऐसा नहीं कि बस F बराबर 1/2 दिखना, नहीं, डायोप्टर हिसाब से लिखना, क्योंकि यहाँ पे डायोप्टर कितना है
2 हमने लिख दिया। जब हमने इसे कैंसिल किया तो 0.5 आ गया, क्योंकि हम लोग 1 डायोप्टर को 1 मीटर हमने कंसीडर ऊपर किया था, इसीलिए तो 0.5 मीटर में लिख लीजिए। या फिर जब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में जब हमने कन्वर्ट करा तो वो 50 सेंटीमीटर हो गया। कुल मिलाकर के जो हम लोग एफ था फोकल लेंथ, हाफ मीटर भी लिख सकते थे, मीटर में 0.5 मीटर भी लिख सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ना हमसे किस में दिया है, सेंटीमीटर में सारा दिया है। किसमें, सेंटीमीटर में दिया, इसलिए हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कर लिए। आ रही बात समझ में। और दूसरी बात इसमें याद करने वाली क्या बात है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर 1D यू पूछा गया था। अगर हमसे फोकल लेंथ दिया होता, दूसरी बात मैं बता रहा हूं है ना, तो फॉर्मूला है, अगर हमसे D पूछता, F गिवन होता, फोकल लेंथ अगर गिवन होता तो फॉर्मूला क्या होता, सिंपल सी बात है, F की जगह हम लोग D रख देते, D की जगह हम लोग इसको F को रख देते, तो हमें D अगर पूछता तब हमें गिवन होता। जो हमसे गिवन में रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, जो पूछा गया है हमेशा वो बराबर या इक्वल में रहेगा। सो डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1/1/F आ जाएगा। अगर आपसे डायोप्टर पूछा गया है तब पूछेगा जब आपके पास फोकल लेंथ गिवन होगा। सो यहां पर कितना, 50 सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर। सो सी इज द राइट आंसर, है ना। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सातवां में आ जाते हैं, विच वे डज द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स, कहता है किस तरफ जो मैग्नेटिक जो नीडल होती है वो किधर पॉइंट आउट करता है, किधर हमें दर्शाता है, किस डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है। जरा फटाफट इसे प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ब्लैंक जगह इसीलिए मैंने छोड़ कर रखा है। कर लिए, कर दूं, ओके जी। पहले उसको करते हैं ना, चलिए ऐसे रखिए। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ होता है। ये जो डायरेक्शन हमारे पास जो 4 डायरेक्शंस होता है, याद रखने वाली बात ये है कि उत्तर है, पश्चिम है, ईस्ट बोले तो पूरब है, एस बोले तो साउथ बोले तो दक्षिण है ना। याद रखिएगा कि हमेशा मैग्नेटिक जो नीडल्स होती हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक पोल्स होता है, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं किसमें, हमारे अर्थ में 2 पोल्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, इधर देखिए, इधर नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल होता है। तो ये क्या होता है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब यहां पर होता है तो इसके वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक जो नीडल होता है तो हमेशा वो नॉर्थ की तरफ अपना डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक जो नीडल है वो हमेशा के नॉर्थ के डायरेक्शन में बताता है। उसी हिसाब से पहले जमाने में जो जहाज से जो लोग ट्रैवल करते थे वो हमेशा नीडल्स को लेकर करते थे। जैसे कि कैरेबियंस ऑफ द सी मूवीज जो आई थी हॉलीवुड की, बड़ी जबरदस्त मूवी थी, तो उसमें ये सब चीजों को दिखाया गया है कि नॉर्थ की तरफ करता है, तो उसी हिसाब से वो समझ लेता है कि अगर ये नॉर्थ है तो इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर साउथ होगा, है ना। इसी हिसाब से तो कुल मतलब यहां पे समझ में ये आ गया, यहां पर जो मैग्नेटिक जो नीडल्स वो हमेशा नॉर्थ की तरफ करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें नॉर्थ लग जाएगा। जो मैग्नेटिक नीडल जो हमेशा किधर पॉइंट आउट करता है, किधर बताता, कौन सा डायरेक्शन को, नॉर्थ की तरफ हमें बताता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 को, हाउ इज व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब। कहता है जो ट्यूब लाइट्स में जो होता है वो उसमें व्हाइट जो लाइट जो पैदा जो होती है, कुल मिलाकर के जो बल्ब में जो रोशनी जो होती पैदा क्यों होती है वो याद रखना। कैसे होती है, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर के हीट से होता है, या हीटिंग ऑफ फिलामेंट बाय एक्साइटेशन, हाँ एक्साइटेशन ऑफ द एटम, या फिर बाय ऑसिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी सही है, फिलामेंट की जलने से ही होता है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। ऐसे यू समझ लीजिए कि ये हमारे क्या है ना, ये बल्ब मैं बना रहा हूं, यहाँ पे ना एक ऐसे क्या होता है, तार होती है ना, ऐसे बल्ब बंद होता है। जब हम लोग इसमें करंट पास कराते हैं, जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक तार लगी रहती है। इसी तार को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो वो फिलामेंट क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसमें जब आ जाता है तो वो फिलामेंट ग्लो करने लग जाता है।
वो जलना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि जब हीट होता है, फिलामेंट हीट तब होता है जब हम उस पर करंट पास करेंगे। जब हमने किसी बल्ब में जब हमने करंट पास करना शुरू किया, यहाँ पर ना पतले पतले से, जैसे कि 10 रुपए वाला जो बल्ब आती नहीं है, बहुत ज्यादा पावर का जो होता है ना, समझ गए ना, पीले वाली, तो 10 रुपए के बल्ब में साफ साफ दिखाई देता है कि वो इसका रहता है, यहाँ पे एक फिलामेंट रहता है। और इनसे सवाल और एक पूछा जा सकता है, पूछा ये जा सकता है कि देखिए यहाँ तो आ जाएगा आपका क्या आंसर, फिलामेंट की जलने की, हीट होने की वजह से बल्ब जलती है। तो इससे और एक सवाल बन जाता है कि ये जो फिलामेंट है किस चीज का बना हुआ है ना, ये भी फिजिक्स का सवाल है। फिलामेंट तो यहाँ आ गया। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो बल्ब में जो फिलामेंट की वजह से बल्ब ग्लो करता है, ग्लो नहीं, ग्लोज करता है, जब जलता है, तो वो फिलामेंट किस चीज का होता है, वो टंगस्टन वायर का होता है। टंगस्टन का ये फिलामेंट बना होता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। ये जल्दी क्या है, तो मेल्ट नहीं होती। जब बहुत ज्यादा हम यूज कर लेते हैं तो ये टंगस्टन वायर क्या हो जाता है, हल्का टूट गया तो फिलामेंट गायब और हमारा बल्ब ही नहीं जल पाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मिल ही नहीं पाएगा। चलिए आ जाती है बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। विच मेटल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कहता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए कौन सा हम लोग मेटल का यूज करते हैं, ए यूरेनियम, बी आयरन, सी कॉपर, डी अल्युमिनियम। याद रखिएगा इसका होता है यूरेनियम। बहुत सारी मूवीज में है ये सब चीजों को दिखाया गया। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी को पैदा करने के लिए भी वहां पर यूरेनियम का यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिजली को पैदा करने के लिए यूरेनियम नामक एक मेटल का यूज किया जाता है। और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस किसका एनर्जी पैदा करने के लिए यूरेनियम का भी यूज किया जाता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर। लिख लीजिए यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर भी को भी यूज करते हैं, किसको, यूरेनियम का यूज करके हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी पैदा करने के लिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। द रूम कैन बी कूल्ड, कहता है जो रूम है वो हम लोग ठंडा कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए, बाय द फ्लो ऑफ वाटर, हम लोग क्या इसमें पानी बहा देंगे तब क्या रूम ठंडा हो सकता है। बी, रिलीजिंग द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर जब हम लोग रूम में सीएनजी को जब हम छोड़ देंगे तो क्या रूम ठंडा हो जाएगा। सी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए, हमारे किचन में, हमारे रसोई में यूज होता है। डी, बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, या क्या हम जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे सॉलिड को, तब क्या हमारा रूम ठंडा होगा। याद रखिएगा हमारा जो रूम जो ठंडा होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब सीएनजी को जब रूम में जब छोड़ दिया जाएगा तो वो रूम ठंडा हो जाता है। जब अगर आपके घर में अगर गैस सिलेंडर आता है तो आप हमेशा उसको बॉटम पोर्शन को नीचे का टेस्ट करके देखेगा, वो हमेशा आपको ठंडा मिलेगा। इसी वजह से रूम ठंडा होता है। और जो पहले जमाने में जो राजा लोग जो थे वो भी अपना महल को या फिर रूम को कैसे ठंडा रखते थे, तो याद रखिएगा उस टाइम पे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो थी नहीं, तो उस टाइम पे वो लोग पानी का इस्तेमाल करते थे। पानी कैसे इस्तेमाल करते थे कि वो जहां पर बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पर एक दीवार सी लगी रहती थी, और ये दीवार क्या होता, बिल्कुल यहां से खाली रहता है ना, ऊपर से कोई चीज यहां से पानी गिराया जाता था, बार बार एक ही जगह पानी। जब ये पानी ठंडा होने के बावजूद भी जिस डायरेक्शन में हवा बहती थी तो उधर ठंडा ठंडा होता था। पहले एक दीवार सी हो गए, वो पानी गिराया जाता था, लंबी सी दीवार होती थी, हल्के 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 पानी गिराए जाते थे, जिसके से क्या होता था, आसपास का माहौल जो है वो ठंडा होता। चलिए वो दूर की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुपर कंडक्टर, कहते हैं कि सुपर कंडक्टर की खासियत क्या होती है भैया, जरा ये बताइए। उसकी खासियत में हाईली परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी होता क्या है भैया, यूं समझ लीजिए, परमेबिलिटी समझिए एक पर्दा है। मैंने बहुत ज्यादा बोर्ड को दे कर दिया ना, इधर कर लो, ठीक है ना, यूं समझ लो कि एक पर्दा है। ये पर्दा में जो हम लोग कर्टन यूज करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि अगर हम हवा भी थोड़ी थोड़ी पास हो सकती है ना, गैसेस वगैरह भी पास हो सकती है, पानी वगैरह भी पास हो सकता है। और दूसरा अगर मैं बोलूं कि ये जो पर्दा है ना, परमेबिलिटी है, क्या है, मतलब इस पर्दे के अंदर से हम लोग पानी, लिक्विड, गैस चीजों को हम पास करा सकते हैं। मैं बोलूंगा ये पर्दा के अंदर में क्या है, परमेबिलिटी है। अगर मैं बोलूं कि परमेबिलिटी जीरो है, परमेबिलिटी जीरो का मतलब हो जाएगा
हम दीवार दे देंगे, इस दीवार से तो ना ही हम क्या पास कर सकते हैं, ना ही तो पानी पास हो सकता है, ना ही तो गैस पास हो सकती है, हम कुछ भी पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हीट तो पास हो सकता है ना। चलिए बात आ सके परमेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा चीज होती है जिसके अंदर से कुछ पास ना हो सके, ना ही तो पानी पास होगा, ना ही लिक्विड, ना ही सॉलिड, ना ही तो गैस पास हो सके। तो सुपर कंडक्टर जो सुपर कंडक्टर की जो खासियत होती है ना, वो जीरो परमेबिलिटी होती है। जीरो परमेबिलिटी का मतलब यहां पर हो गया कि वो इतना ज्यादा शार्प होता है या इतनी अच्छी चीज होती है कि जिसके अंदर में कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता, रुकावटें पैदा नहीं होती है, इसीलिए सुपर कंडक्टर जीरो परमेबिलिटी होती है। इसीलिए हमें एक जगह से बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, ले जाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम लोग किसका, सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि सुपर कंडक्टर में लो परमेबिलिटी के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होती है, जीरो परमेबिलिटी होती है, क्योंकि कोई वायर है, अरे यार कहां लिखूं, चलिए कोई बात नहीं, यहां लिखता हूं ना। एक वायर है, एक वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे 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 क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तभी करंट पास होती है। और सुपर कंडक्टर की यह खासियत बात होती है कि ये कभी भी जो क्या होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इस वायर के अंदर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। नहीं होने का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, रुकावटें जीरो होंगी तब ना एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर बिजली का तार जो है हम खींचते हैं बहुत दूर तक, ताकि आराम से क्या हो जाए, करंट हमारा पास हो जाए, एक जगह से, एक गांव से दूसरी गांव हम पहुंचाएंगे। सो यहां पे याद रखिएगा जो सुपर कंडक्टर की जो खासियत होती है उसमें क्या जीरो परमेबिलिटी होती है, और इसी वजह से इसमें रेजिस्टेंस जीरो पाया जाता है, इसीलिए वो दूर तक भागते हैं। सो गाइस अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग फटाफट यहां से क्वेश्चंस को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वर्क डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज। कह रहा है कि नोबेल प्राइज को किस काम के लिए दिया गया था, है ना, किसको, किसको, अरे भैया जी किसको, आइंस्टाइन को कब मतलब कब दिया गया है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ पहले वीडियो में मैंने बता दिया गया था कि वो पहला भारतीय था जिसको फिजिक्स में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। आपको यहाँ पर यह बताना है कि आइंस्टाइन को कब नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन किस लिए दिया गया था, याद रखिएगा, रिलेटिविटी, ए, बी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, सी इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी, डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखिएगा इसको, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये फिजिक्स से ही जुड़ा हुआ है। अब 13 को हम लोग देख लेते हैं। द वायर जनरली यूज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेफ्टी फ्यूज इन मेड ऑफ विच मटेरियल। कह रहा है जो हम लोग घर अब जहाँ पे शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है ना, वहां पे हम लोग खींचने वाले एक लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमें फ्यूज कहीं से क्या हो जाएगा, किस ओवरलोड की वजह से या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट लग जाए, तो उन सबसे सेफ्टी होने के लिए हम एक तार लगाते हैं। वो बड़ी ही क्या होती है, कमजोर होती है, या फिर घर में ओवरलोड हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, या फिर ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हम एक पतला सा तार लगाते हैं, जिसके वजह से कहीं शॉर्ट सर्किट लग जाए या फिर कहीं ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आसानी से या फिर ओवरलोड हो जाए, आसानी वो तार क्या हो जाए, पतली सी तार आपके वहां से गल जाए, मेल्ट हो जाए। तो किसका बना होता है वो, याद रखिएगा, टिन, बी लेड, सी निकल, अलाउ ऑफ द टीन एंड लेड, या फिर टीन और लेड का जो है वो क्या कॉम्बिनेशन होता है, फिर अलाउ होता है। याद रखिएगा वो किसका रहता है, ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि अलाउ ऑफ टीन और लेड, टीन और, अच्छा कोई बात नहीं, टीन प्लस लेड को जब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें एक एलॉय मिलता है। क्या मिलता है, एलॉय मिलता है। एलॉय क्या होता है, जब हम दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करा करके हम जब एक नया चीज बनाते हैं, तो हम तब क्या बोलते हैं, उसको एलॉय बोलते हैं। याद रखिएगा। सो उस फ्यूज किसका यूज होता है, एलॉय का होता है, टीन और लेड का, और ये बड़ा कमजोर होता है, या फिर घर में शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड हो जाए तो वो आसानी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है ना। घरों में यूज हो जाता है, स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में इसका यूज होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इफ यू टच आयरन ब्लॉक्स एंड वुडन ब्लॉक्स इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग कोल्ड डेज, है ना,
ठंडियों के दिनों में जब हम लोग क्या करते हैं, एक हिसाब से लकड़ी और दूसरा लोहे, अगर हम दोनों को टच करें तो हमें सबसे ज्यादा ठंडा कौन लगता है और क्यों लगता है ना। तो याद रखना आपको यहाँ पर, ड्यूरिंग कोल्ड देन द आयरन ब्लॉक्स फील्स द कोल्ड बिकॉज आयरन, हमें लकड़ी और आयरन को जब हम छुएंगे तो हमें आयरन हमें ज्यादा ठंडा लगेगा। क्यों होगा उसके पीछे का रीजन बताते हैं। the temperature of the iron blocks is less than that of wood। क्या आयरन का टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू लकड़ी के कंपेयर में। बी, आयरन इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड। क्या जो आयरन की जो कंडक्टर है, आयरन इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू लकड़ी के कंपेयर में, वुड के कंपेयर में। क्यों इसलिए होता है। सी, आयरन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू वुड। क्या वुड के कंपेयर, लकड़ी के कंपेयर में क्या लकड़ी जो है क्या है, पुअर कंडक्टर है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन इज द गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू लकड़ी, है कि नहीं बात समझ में। दी, आयरन ब्लॉक इज हेवियर देन वुड। क्या आयरन ज्यादा हेवी होता है लकड़ी के कंपेयर में, इसीलिए लकड़ी कम ठंडा, लोहा ज्यादा ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन आपको मिलेगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्यों, सॉरी सी नहीं, बी मिलेगा। क्या मिलेगा इसका? बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आयरन है ना वो क्या है, बेटर कंडक्टर है ऑफ हीट। हीट का ज्यादा गुड कंडक्टर है, ठंडा हो या गर्मी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लकड़ी को अगर हम जलाएं तो एक साइड से आराम से लकड़ी जलेगी, दूसरे साइड से हम पकड़ के रखें तो हमें हीट नहीं लगेगी। बट हम लोग लोहे को अगर एक साइड पकड़ के दूसरे साइड में हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें इधर भी हीट आने लगता है। बिकॉज ऑफ हीट का ट्रांसफर बहुत जल्दी किसमें हो जाता है, आयरन में हो जाता है। इसीलिए हमें आयरन ज्यादा ठंडा ठंडियों में और लकड़ी हमें कम ठंडा लगता है, क्योंकि उसमें हीट कंडक्टर इसमें लोहे में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लकड़ी। चलिए अब आ जाते हैं। सो इसका मैंने बता दिया, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ग्लास लेंसेज आर यूज फॉर द रीडिंग लेंसेज आर मेड ऑफ। कहता है कि जो हम लोग जब पढ़ाई वगैरह करते हैं तो शायद लैंप वगैरह होता है, तो रीडिंग लैंप जो होता है तो उसमें आखिर कौन सा लेंस का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पढ़ने के लिए। याद रखिएगा, तो पहला होगा हमारा कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी ऑर्डिनरी, डी ए एंड बी दोनों कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स होगा। याद रखिएगा, जब हमें दूर की नजर हमें जब होती है, हमें जब दूर की चीजें जब हमें देखनी होती है तो हम लोग कॉन्वेक्स गिलास या फिर लेंस का यूज करते हैं। जब हमें नजदीक की चीजों को देखना होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई करने के लिए हमें नजदीकी बुक्स वगैरह रहती हैं, तो हमें किसके लिए यूज करना पड़ता है, वो हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। कॉनकेव जो लेंस होता है वो हमें दूर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, बट कॉन्वेक्स जो लेंस को जो यूज करते हैं वो हमें नजदीक की चीजों को हमें देखने के लिए, पढ़ने के लिए यूज करते हैं। सो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बोर्ड खाली हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 24 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। By opening the door of the refrigerator placed in the room, कहता है जब किसी रूम में एक फ्रिज रखा हो, जब हम उसका दरवाजा खोलते हैं, जब फ्रिज ऑन हो तो बिल्कुल जो अंदर में क्या हो, जम्मू कश्मीर टाइप का क्या होगा मौसम, उसके अंदर में फ्रिज के अंदर में, उस सिचुएशन में जब हम लोग फ्रिज को खोलते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। यू कैन कूल द रूम बाय अ फ्यू डिग्रीज। कुछ डिग्री तक हम लोग क्या करते हैं, रूम को क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठंडा ही तो है ना, ठंडा कर देते हैं। देखिए अक्सर बच्चा क्या होता है कि जब वो फ्रिज गर्मी में जब खोलता है ना, कुछ देर वहीं पे रहता है, और कोई बच्चे इतने शादान होते हैं कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ छोड़ देता है, इसी बहाने क्या रूम ठंडा हो जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है। चलिए जब हम लोग रूम, अगर हम फ्रिज का दरवाजा अगर हम खोल देंगे तो हमें कुछ डिग्री तक रूम का टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब ठंडा हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं ये बताना। बी, यू कैन कूल इट्स डाउन टू द टेम्परेचर फ्रीज। और क्या जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे क्या फ्रिज के कंपेयर में रूम इतना ठंडा हो जाएगा कि फ्रिज से ज्यादा क्या हमारा रूम ठंडा हो जाएगा। बी, सी, यू कैन इवेंचुअली हीट द रूम एट अ बिट। और जब हम लोग चलती हुई फ्रिज को जब हम खोलेंगे तो थोड़ा सा, जब हम दरवाजा खोलेंगे रूम में तो दरवाजा खोलते ही क्या रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या सी देख ले, डी देख ले। यू कैन इधर है, इधर हीट नॉर
कूल द रूम, ना ही तो आप उसे ठंडा कर सकते हैं रूम को, ना ही तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, जैसे कि बर्फ का जो तासीर जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। उसी हिसाब से जब हम चलते हुए फ्रिज को जब हम रूम में खोलेंगे तो थोड़ा सा हमारा रूम ठंडा होने के बजाय गर्म हो जाता है। याद रखिएगा, ज्यादा हमें खोलने की जरूरत नहीं गर्मियों में, जितने हमें काम होता है हम वहां से उतनी ही चीजें हम निकाल के हम दरवाजा फिर हमें लगा देना चाहिए। अगर हम ज्यादा देर तक अगर हम छोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमारे रूम का टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोग कोई करते होंगे, चलो ये थोड़ा सा फ्रिज का दरवाजा खोल दो, थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन ठंडा नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया कि बर्फ की तासीर क्या होती है, गर्मी होती है, लोग कहते हैं ना, और सच ही कहते हैं। यहां से तो अभी तो पक्का पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिटवीन टू सक्सेसिव हॉर्न्स या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ्स व्हाट इज द डिस्टेंस कॉल्ड। चलिए जी, मैं जरा से इसको मैं फटाफट आप कर लीजिए। मैंने आपको नोट करने का तरीका मैंने बता दिया था कि आपको क्वेश्चन लिखना है, जो उनमें सही आंसर है सिर्फ आपको उसी को लिखना है। प्लीज आप पहला वीडियो से जरूर शुरू करें, क्योंकि मैंने फिजिक्स से शुरुआत मैंने वहीं से की थी। चलिए फटाफट इसको आप नोट कर लिए होंगे, जरा से मैं कर लेता हूं इसको। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि जब दो लगातार हॉर्न्स या फिर ट्रफ्स हो तो डिस्टेंस क्या होता है, मतलब क्या होगा, जरा यूं समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई साउंड ट्रैवल है ना, इस हिसाब से करती है, ऐसे 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 ट्रैवल करती है। ये वाला जो है, एक इधर है एक इधर, इसको ट्रफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। एक क्या होती है यहाँ पर, एक ऐसे लाइन को, बेस लाइन को मानिए, जब इस बेस लाइन से ऊपर फिर उतनी ही नीचे फिर उतने ही ऊपर साउंड कुछ हिसाब से यूं ट्रैवल करती है, तो इस वाले ऊंचाई से इस वाले ऊंचाई के जो डिस्टेंस होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं। अब चलिए हम लोग देते हैं, इसका नाम है ना, इस ऊंचे वाले से इस ऊंचे वाले, ये दोनों ट्रफ्स बोलते हैं। इस ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। किसको, ऑप्शंस को। पहला एम्पलीट्यूड बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, या फिर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नन एट द एबव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और इस वेवलेंथ को हम लोग किससे, क्लास 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग लैम्डा से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे भागते हैं। आगे भागने के क्रम में अब हम लोग 18वां क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। कहता है कि सिंपली जो लाइट का जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसका नेचर कैसा है। याद रखिएगा, वो डुअल नेचर होता है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, वो डुअल नेचर कौन कौन सा होता है, पहले देख लेते हैं सिंपली सा कि जो नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन की जो नेचर होती है वो कैसे होती है, जरा हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, लाइक वेव के नेचर में होती है। बी, लाइक पार्टिकल, क्या पार्टिकल के नेचर में होती है। सी, सेम एज बोथ, सेम एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। कहता है पार्टिकल और वेव के समान होती है या फिर बराबर होती है। डी, वेव एंड पार्टिकल्स आर नॉट द सेम, और वो किसके बराबर नहीं होती है, ना ही तो रेडिएशन जो है वेव की शक्ल में होती, ना ही पार्टिकल की शक्ल में होती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो लाइट जो नेचर होती है वो डुअल नेचर की होती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर की होती है। सो ऑप्शन सी क्या है, सेम एज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों नेचर की ही लाइट होती है। याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन के क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। कहता है जो सूरज नहीं, मतलब आसमान जो है वो हमें ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है ना। छोटे छोटे सवाल है। हाँ, इस सब से आप देखिए, आप पता कर पा रहे हैं कि बीपीएससी किस लेवल का साइंस से सवाल को पूछा जाता है। बड़ा बेसिक भी है, थोड़ा सा कहीं कहीं डेप्थ में भी पूछा गया है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं है। ज्यादातर थोड़ा सा क्या है, ओवरव्यू लिया गया है, लगभग छोटे छोटे क्या टॉपिक से। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्काई जो है, आसमान जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए, ब्लू कलर इन द सनलाइट इज मोर देन अदर्स। जितने भी 7 कलर्स होते हैं उस कलरों के कंपेयर में ब्लू कलर ज्यादा होता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। बी, शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर बाय द एटमॉस्फेयर देन लॉन्ग वेव्स। जो कहता है जो वेव्स होते हैं, छोटे वेव्स जो होते हैं आसमान में, जो हमारे कहां पे होते हैं, एटमॉस्फेयर में, वो ज्यादा स्कैटर होते हैं, ज्यादा चमकीले होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग वेव से। चलिए बी,
ब्लू कलर इज मोर सेंसिटिव फॉर आईज, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो आंखों के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ज्यादा वो हमारे आंखों में चमक सी होती, इसलिए ऐसा होता है। डी, एटमोस्फियर लॉन्गर वेव्स देन शॉर्टर वेव्स, क्योंकि जो एटमोस्फियर में लॉन्गर वेव्स ज्यादा है एज कंपेयर टू शॉर्टर वेव्स, इसलिए हमें क्या करती है, हमें स्केटर्ड के ही वजह से क्या होता है, हमें आसमान जो है ब्लू दिखाई देता है। सो उसका जो ऑप्शन जो है याद रखिएगा बी रहेगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो शॉर्टर वेव्स होते हैं वो ज्यादा स्कैटरिंग होते हैं, वो ज्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं, स्केटर करते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो होता है, जब सूरज की रोशनी जब हमारे अर्थ पे जब एंट्री करती है तो वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, पानी का धूल, मिट्टी, दिस डेट बहुत सारे होते हैं, तो वो छोटे छोटे वेव्स पैदा होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, स्केटर ज्यादा होता है। इन लाइटों में जैसे मैंने आपको विप ग्योर के बारे में मैंने बताया था, 7 कलर्स होते हैं रेनबो का, क्योंकि पहले वाली क्लासेस में मैंने डिस्कस कर चुका था। तो उस सारे 7 कलर्स में से याद रखिएगा आपका ब्लू और वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, सबसे ज्यादा वहां पे चमकने वाला होता है, बाकी 5 कलर कम चमकने वाला होता है, स्कैटरिंग कम होता है, इसीलिए हमें ब्लू और वायलेट कलर को हमें ज्यादा दिखाई देता है। जो वायलेट कलर होता है वो कम होता है, ब्लू कलर ज्यादा होता है, स्कैटर्ड ज्यादा होता है, इसी वजह से हमें आसमान क्या होता है, ब्लू कलर दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ वहां पे वायलेट और ब्लू कलर ज्यादा स्कैटरिंग होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेव्स। चलिए, सो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ गोस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जरा हम उस पर देखते हैं। आप भी सोचेंगे मैं कितना जल्दी जल्दी भाग रहा हूं, है ना, क्योंकि इससे पहले मैंने शायद ये लंबी वीडियो ना हो जाए इसीलिए। चलिए, और लेकिन मैं बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं देता जाऊंगा। इससे क्या होता है कि आपके आसपास जो है ना, आपके लिए क्या होगा, बहुत सारे नॉलेज का क्रिएशंस होगा आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके सोच में आप सोच पाएंगे, आपकी क्योंकि से छोटी छोटी चीजें हैं जिसके हेल्पफुल होगा आपको लॉन्ग टर्म तक के चीजों को याद रखने के लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ द वाटर मैक्सिमम कहता है पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वाटर का कब होता है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस में? नहीं यार, 100 डिग्री सेल्सियस में मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होगा पानी में, जितना ज्यादा पानी गर्म होगा उसके पार्टिकल्स उतने फ्री होंगे, पानी फटाफट बल 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 जल्दी करेगा, इसीलिए 100 डिग्री तो होगा नहीं भैया, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगा। घनत्व तब होगा ना जब चीजें ज्यादा ठंडा होती हैं, तो डेंसिटी उसका ज्यादा होता है। सो आप याद रखिएगा 4 डिग्री में, 0 डिग्री में, -4 डिग्री में, याद रखिएगा 4 डिग्री में क्या होता है, चलो इसको सी में बताओ। 0 डिग्री में चीजें तो बर्फ बननी शुरू हो जाती हैं, बर्फ बनने, पानी बर्फ बनना तब शुरू हो जाता है 0 डिग्री में। 0 डिग्री में यह होगा नहीं, तो याद रखिए सिर्फ डेंसिटी के बारे में बोला, फिर आइस बन जाएगा, फिर वो वाटर नहीं रहेगा, फिर वो आइस बन जाएगा। इसीलिए तो ऑप्शन देखिए, -4 में तो और भी बर्फ ज्यादा हो जाएगा, 0 डिग्री में जब बर्फ बनना शुरू हो जाएगा, 4 डिग्री में तो और भी ज्यादा बर्फ हो जाएगा। तो लॉजिकली हमारे पास ऑप्शन बी ही बचता है। अन्य बात समझ में, 0 डिग्री में पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, माइनस में तो और भी पानी बर्फ बन जाएगा, लेकिन लॉजिकली हमारे पास ऑप्शन बी बचता है, क्योंकि 4 डिग्री में क्या हो जाएगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, पानी थोड़ा सा ठंडा बहुत ज्यादा हो जाएगा। कभी आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आप जब भी हम पानी अगर बोतल में अगर रख दें, बोतल में नहीं रखिएगा, एक बाउल में रखिएगा फ्रिज में पानी, जब वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा हाथ डालिएगा, है ना, आपको तो हल्का हल्का बर्फ जैसा लगेगा, लेकिन बर्फ नहीं होगा। तो ऐसे में पानी का डेंसिटी घनत्व ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस बात पे याद रखिएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, याद रखिएगा वॉल्यूम कब होगा, 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और साथ में यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। कहां पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट। मैंने पहले बता दिया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका था। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, इसका एक फॉर्मूला आता है, मैं बताऊंगा नहीं। F बराबर एक चीज आता है 9 अपॉन में, सॉरी हाँ 9 अपॉन में 5, नहीं 5 अपॉन में नहीं होगा ना, 5 अपॉन में 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 80, है ना, प्लस में 32 डिग्री। 5 अरे चल क्यों नहीं रहा भैया, C प्लस 32 डिग्री में आपके क्या हो जाएगा, आपको यहां से पता चल जाएगा। अच्छा, पता चल जाएगा ना, ये आपका कहां पे हो जाएगा भैया जी, नहीं बल्कि ये आपका, सॉरी ये क्या होगा 9 अपॉन में 5, F बराबर 9 अपॉन में 5, C प्लस में 32 आ जाएगा। इसको फिट कर देता हूं मैं यहाँ पे फटाफट, ये फॉर्मूला है
9/5c प्लस 32। जब इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे C4, आपको यहाँ 50 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 122 आ जाएगा, क्योंकि पहले से मैंने फॉर्मूला बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आ भी गए यहाँ पर। सो F बराबर 9/5c प्लस 32 कर दीजिएगा, 122 आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो इसका ऑप्शन क्या बी आ जाएगा। अब हम लोग करना है, देखिए यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया था कि 50 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग फॉरेनहाइट में चेंज करेंगे तो हमें फॉरेनहाइट में कितना मिलेगा। जब हम लोग यहाँ करेंगे तो इस वाले फॉर्मूला में पुट तो आपको मिल जाएगा। चलिए जी, इसका एक्सप्रेशन मैं पहले वाले वीडियो में कर रखा था। आप 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं। द रीजन फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप, कहता है जो बारिश की बूंदे आखिर गोलाकार स्फेरिकल शेप में, गोल टाइप में क्यों होता है, जरा देखिए। ऑप्शन ए, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी इसलिए ज्यादा होती है इसलिए ऐसा होता है। बी, सरफेस टेंशन होता है। सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डी, ग्रेविटी की वजह से होता है। याद रखिएगा हमेशा, जितनी भी चीज आप जो मेल्ट हो सकती है, जैसे आप लोहे को जब आप पिघला लेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में जब आएगा, तो जब भी उसको जब आप कहीं गिराएंगे ना, हमेशा क्या होगा, राउंड शेप में या फिर स्फेरिकल शेप में आपको डाउन होगा। या फिर पानी अगर जब बारिश की बूंदें होती तो हमेशा राउंड शेप में या फिर स्फेरिकल शेप में होता। वो क्यों होता है, जरा सा याद रखेगा कि जब भी कोई चीज जब भी कहीं से गिरता हो, खासकर लिक्विड के फॉर्म में कोई चीज गिरता हो, मैं मान लेता हूं कि वो पहले किसका, क्यूब के शेप में कहीं से गिरा होगा, है ना। जब वो हमारे जब जैसे एटमॉस्फेयर में आएगा, ये पिघलते पिघलते थोड़ा सा ऐसे 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 करके एक टाइम ऐसे ऐसे जमीन पर गिरते ना, बिल्कुल गोल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन में क्या होता है, ये अपने किसका सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ना चाहता है ताकि कि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर ना करे, वो श्रिंक हो जाता है, जिसके वजह से इंटर ये समझ लीजिए कि बीच की तरफ सबको क्या होता है, एक फोर्स लगता है जो कि बीच की तरफ आता है, जिसके वजह जो फैला हुआ रहता था ना, बिल्कुल जब एक ही तरफ जब आएगा तो सब क्या गोल की तरफ हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, जिसके वजह से ये बूंदे क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। इस बात को याद रखेगा। मेल्टिंग में जो भी चीज हो, आप लोहे को पिघलाओ या फिर पानी को सिंपली लो, जब भी आप फेंकोगे ना राउंड के शेप में, वो नीचे जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस में क्या हो जाता है, उसका टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से सब क्या हो जाता है, नजदीक आ जाता है, गोले के शक्ल में आ जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। सरफेस टेंशन की ही वजह से जो रेन ड्रॉप है, जो बरसात का जो बूंद है, वो क्या हो जाता है, आपका स्फेरिकल हो जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू हाई वेव्स कम इन द ओशन, कहता है कि समुद्र में ऊंची लहरें किसके वजह से आती हैं, अर्थक्वेक की वजह से, सन की वजह से, मून की वजह से, या फिर स्टार्स की वजह से। याद रखिएगा, मून की वजह से, किसमें, समुद्र में हाई वेव्स, जो लहरें ज्यादा होती हैं। याद रखिएगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी होती है। ये रहा हमारा प्यारा अर्थ, ये रहा छोटा सा मून, और यहाँ पे बड़ा है सूरज मामा, क्योंकि एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। सो सूरज यहां से बहुत दूर है एज कंपेयर टू चांद। चांद करता क्या है, जो सर हमारे जो क्या रहते हैं, जो समुद्र होते हैं, तो उसके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ग्रेविटी की वजह से। सूरज नहीं कर पाता है क्योंकि चंदा मामा नजदीक है, सूरज चाचू हमसे दूर है, इसलिए चंदा मामा क्या करता है, यहाँ पे जो फोर्सेस अपना जो खींचने की कोशिश करता है, खींचने के क्रम में जो है ना, पानी जल्दी ऊपर जाएगा, पत्थर वगैरह नीचे रहेगा, इसलिए पानी ऊपर भागेगा। जब ऊपर भागने के क्रम में, इसीलिए समुद्र में टाइड्स बड़े ऊंचे आते हैं, बिकॉज ऑफ चंदा मामा की वजह से। चलिए, कौन सा आ गया, मून सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन ए स्टोन वाज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहता है चंदा मामा के सरफेस से जब हम कोई पत्थर को कहां लेके आए, पृथ्वी की हम सतह में लाए, तो उसमें क्या होगा भैया, जरा हम देख लेते हैं। इट्स मास विल चेंज, क्या इसका मास, द्रव्यमान क्या चेंज हो जाएगा। बी, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास, कहता है कि इसका वेट में चेंज हो जाएगा लेकिन इसका मास में चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी, बोथ मास एंड वेट विल चेंज, इसका मास के साथ साथ वेट भी चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, नाइदर मास नॉट वेट विल चेंज, ना ही तो इसका मास चेंज होगा, ना ही तो इसका क्या चेंज होगा,
वेट चेंज होगा, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, क्योंकि अब तक मेरे ख्याल से 3:30 या फिर 3:45 हो गया होगा। चलिए जी, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा ये वाला सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में, कहा सूरज में नहीं, चंदा मामा में 1 कितना है? 6 है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी क्या है? कम है, यहां पर ज्यादा है, इसको बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो मास है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। मेरा मास अगर 60 किलो है, ऐसे मैं 62 का हूं, मतलब उम्र नहीं, मेरी वेट जो मैं हूं, मैं बिल्कुल कितना किलो का हूं? मैं 62 किलो का हूं। अगर मैं अर्थ पे चांदा मामा पे अगर कोई मुझे छोड़ देगा तो भी मेरा मास कितना रहेगा? वो रहेगा मेरा कितना? 62 किलो। लेकिन मेरा ग्रेविटी जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 से मेरा डिवाइड कर दो, 60 मानता हूं, 60 को अगर हम 6 से डिवाइड कर 10 हो जाएगा हमारा वहां पर जाकर के, है ना? 10 जाकर हम हमेशा के लिए बस हो जाएंगे, अगर मुझे सारे टूल्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे तो दिया जाएगा तो चंदा मामा में। सो गाइस, तो इट्स वेट जो है ना, इसका वेट कभी वेट चेंज हो जाएगा लेकिन इसका मास चेंज नहीं होगा। या फिर अर्थ से कोई आदमी चंदा मामा पे चले जाए, या फिर चांद से आप चांद को नहीं लाना, मतलब चांद से कोई एक पत्थर का टुकड़ा जब आप लेकर के आओगे तो मास में कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका ग्रेविटी में चेंज होगा। सो गाइस, मैंने यहां से एक बेहतर ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। सो गाइस, आप इसे प्लीज, इस वीडियो का अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।